अगला सवाल सुनील सर मैं आपसे लूंगी। क्या लगता है कि इस बार भी किसान आंदोलन जिस तरह से चल रहा है, क्या एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी को माफी मांगनी पड़ सकती है? धन्यवाद सुष्मिता जी। अब तक तो इस सरकार को जब भी झुकना पड़ा है वह किसान आंदोलन पे ही झुकना पड़ा, चाहे पिछली बार तीन काले कानूनों को वापस लेने का मसला रहा हो और चाहे इसके पहले भूमि अधिग्रहण का कानून रहा हो। ये दो बड़े मसले मुद्दे हुए जिन पर सरकार वापस लौटी है, यू टर्न ली है। ये किसानों का ही आंदोलन है और आप आंदोलन को बहुत लंबे समय तक नकार नहीं सकते। नकारने की ताकत किसी राजनीतिक दल के पास होती नहीं है। आप ये जो दिखा रहे हैं कि हम कोई आपके ऊपर असर नहीं पड़ेगा, इसका खूब असर पड़ेगा। जो ये आप ये इस आंदोलन की विश्वसनीयता को लेकर के इस आंदोलन की शुरुआत से ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि किसानों का आंदोलन है, आढ़तियों का आंदोलन है, एक पार्टी विशेष का आंदोलन है, चुनाव के ही मौके पे क्यों हो रहा है, ये एमएसपी देने से इस देश की अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाए, तमाम तरह की बातें ये जब इसकी घोषणा हुई तभी से चल रही है। किसान तो नहीं लौटे, किसान तो नहीं माने, किसान चल पड़े अपने रास्ते पर और अचानक नहीं चल पड़े। वो उन्होंने 45 दिन पहले इस आंदोलन की शुरुआत की घोषणा की थी। कोई 12 सूत्री मांगों में से एमएसपी की मांग सहित कोई इसमें नई मांग नहीं है। एमएसपी की मांग, एमएसपी देने का वायदा सम्मानित मोदी जी की इस पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के अपने घोषणा पत्र में किया है। और उसके पहले भी आप चले जाइए, जब माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे उस समय एक संसदीय एक कार्यबल के अध्यक्ष बनाए गए थे। इन्होंने कहा सुझाव दिया था अपनी कमेटी के माध्यम से कि किसानों को उनके उपज का बेहतर कीमत मिलनी चाहिए, एमएसपी मिलनी चाहिए। सुझाव दे रखा है आपने, कोई नई बात तो है नहीं। जब मोदी जी की वह कमेटी इस बात का सुझाव दे रही थी तब इस देश की अर्थव्यवस्था पर संकट नहीं आ रहा था। जब आप 2014 के अपने घोषणा पत्र में एमएसपी देने की बात कर रहे थे तब आपको यह नहीं था कि देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। यह भी एक गलत नैरेटिव है। कैसे ध्वस्त हो जाएगी भाई? क्या जितना अनाज किसान पैदा करता है उस सब के सब अनाज सरकार खरीदती है? कभी हुआ है क्या? ये तो डेटा सबके पास है ना कि अनाज कितना पैदा हुआ और सरकार ने कितना खरीदा। इसमें तो कोई गोपनीय तथ्य नहीं है। ये तो कोई इलेक्टोरल बॉन्ड तो है नहीं जिसकी जानकारी आप किसी को नहीं दे सकते थे। ये तो सब जानते हैं कि एफसीआई ने कितना खरीदा, नेफेड ने कितना खरीदा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने कितना खरीदा, सबकी जानकारी सबके पास है। वह पूरी की पूरी खरीद 10 से 14% के बीच में होती है। इतना ही तो पैसा खर्च करेंगे आप। बाकी अपने उपज का 30 से 35% तो किसान अपने खुद के उपयोग में लाता है, एक्सचेंज करता है। वो धान देके दाल खरीदता है, दाल देके गेहूं खरीदता है, गेहूं देके मटर खरीदता है, आपस में लेन देन करता रहता है। वो किसको समझा रहे हैं आप कि अर्थव्यवस्था में बड़ा बोझ पड़ जाएगा? और अगर बोझ पड़ जाएगा तो आप तो कह रहे हैं कि हम देश की दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है और तीसरी होने जा रहे हैं। तो क्या ये तीसरी अर्थव्यवस्था अपने किसानों का बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकती? तो कौन सी अर्थव्यवस्था बना रहे हैं? यह किसानों के बारे में जो बात कही जा रही और ये भेजा मांग कैसे है? अगर किसान ये कह रहा है कि हमारे उपज की एक न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिया जाए, क्या गुनाह कर, कौन सी गलत मांग है ये? और क्या ये बाजार की सच्चाई नहीं है क्या कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा कई बार जिंस बिकती है, जो सरकार निर्धारित करती है उससे ज्यादा कीमत देना पड़ता है लोगों को खरीदने के लिए। सरकार किसान कह रहा है कि न्यूनतम कर दीजिए आप, उससे नीचे कोई ना खरीदने पावे। ये तो कोई गलत मांग तो है नहीं। इसलिए कि आप कोई भी बिचौलिया, कोई भी व्यापारी, कोई भी आड़तिया उसका भेजा किसानों के मजबूरी का फायदा न उठा सके, क्योंकि किसानों के पास भंडारण की क्षमता नहीं होती है। उसका अनाज खेत से बाहर आया, उसको बेचना है। उसी के बल पर अपनी अगली फसल की तैयारी करता है, अपने जो पारिवारिक सामाजिक दायित्व है उसका निर्वाह करता है। कौन सा गुनाह है ये? बाकी आपने जब 2020-21 के आंदोलन खत्म हो रहे थे तभी आपने आश्वासन दिया था कि जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो वापस किए जाएंगे, जो शहीद हुए हैं किसान आंदोलन के दौरान उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो लखीमपुर खीरी घटना हुई थी उनके आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जो उसमें मारे गए थे किसान, उनको आर्थिक सहायता देने की बात कही गई थी। ये कौन सी बेजा मांग है कि जो नकली बीज और रसायन बनाने वाले, कीटनाशक बनाने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए। यह मांग भी करनी पड़ती है किसी देश में। ये कोई तर्क नहीं है ये। और ये लग रहा है कि जो किसान है वो केवल पंजाब किसान है। अरे पंजाब क्या देश के बाहर का है? एक समूह ने लीड किया, आंदोलन की शुरुआत कर दी। ये छोड़ आवश्यक थोड़ा कि केवल वही किसान रहेंगे। और अगर ये आंदोलन केवल पंजाब का है, तो जो भोपाल में रेलवे स्टेशन पर लोग उतारे गए थे किसान, वो कहाँ के हैं? क्या पंजाब से दिल्ली आने का यात्रा भोपाल होके आता है रास्ता क्या कोई? वो कौन लोग हैं? क्या जो उड़ीसा में किसान पकड़े गए हैं, क्या वो पंजाब के किसान है? जो मध्य प्रदेश में किसान आंदोलित है, वो क्या पंजाब के किसान है? हर जगह किसान है। और ये सही है कि जो 20-21 के आंदोलन के जो संगठन थे, उनसे अलग संगठन है। लेकिन 20-21 के आंदोलन में भी ये संगठन शामिल थे जो आज आंदोलन कर रहे हैं। किसान मजदूर मोर्चा पिछली बार भी था, संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक पिछली बार भी था, वो भी अपना झंडा बनने लगा कि वहां मौजूद था, पूरे साल भर मौजूद रहा हो। ये नए लोग तो है नहीं, किसानों के प्रतिनिधि हैं, किसानों का संगठन है। और ये जरूर है, मैं तो बार बार कहता हूं, और जो किसान नेता भी इस बात को समझते हैं, आंदोलन हिंसक नहीं होना चाहिए। अगर हिंसक आंदोलन होगा तो फिर आंदोलन को लंबे समय तक चलाना मुश्किल हो जाता है, फिर आप नहीं चला सकते, फिर सरकार के उत्पीड़न का सामना आप नहीं कर सकते। और वो धैर्य उन्होंने बनाए हुए हैं। आप सोचिए कि मतलब क्या हिंदुस्तान में ये आंदोलन होते हैं? देश के दुनिया के बाकी हिस्सों में आंदोलन नहीं हो रहे हैं? क्या जर्मनी के किसान आंदोलित नहीं है कि साहब जो हमको आप एग्रो डीजल देते हैं आप, और उस पर जो आपने सब्सिडी कम की है, इसको कम मत कीजिए, हमारी उसको बना रहने दीजिए। बीज पर सब्सिडी की मांग को लेकर के स्पेन और फ्रांस के किसान आंदोलित नहीं है। किस शहर में? पेरिस शहर में आकर उन्होंने आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, वहां तो किसी नहीं गिरफ्तार कर लिया। किसी भी लोकतांत्रिक देश में किसानों को, मजदूरों को, छात्रों को, विद्यार्थियों को, किसी को भी आंदोलन करने का हक है। सरकार की जिम्मेदारी है कि उस आंदोलन की वजह से व्यवस्था न फैलने पाए, व्यवस्था कीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप आने नहीं दें किसी को। और ठीक है, अगर नहीं आने देना चाहते हैं तो आंदोलन शुरू ना हो, वह कारण नहीं बननी चाहिए। और आंख बंद कर लेने से यह मान लेना कि इस आंदोलन का असर नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। केवल चुनावी जीत हार के आधार पर यह नहीं तय किया जा सकता कि इस आंदोलन का असर पड़ा कि नहीं पड़ा। पिछले किसान आंदोलन 2020-21 के किसान आंदोलन के बाद निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई, लेकिन समाजवादी पार्टी की ताकत तिगुनी बढ़ गई। 41 सीट से 125 सीट पहुंच गए वो विधानसभा में, जिसके खिलाफ क्या क्या नहीं कहा गया था, और अकेले चुनाव लड़ रहे थे, किस तरह का गठबंधन नहीं था। आंदोलन हमेशा प्रभावित करते हैं, ठीक है, ये बात हो सकती है कम पड़ते हैं ज्यादा। और आज के दौर में जब एक एक सीट की का संघर्ष है, एक एक वोट का संघर्ष है, क्या आप इतना रिस्क ले सकते हैं क्या? आप आंदोलनों को बदनाम करने से, नेताओं को बदनाम करने से ये काम नहीं चलता कि किसके कहने पे कर रहा है, किसी कहने पे कर रहे हैं, क्या उनकी मांग जायज है कि नहीं है, उसमें तर्क है कि नहीं है, क्या जो इनको राहत, जिस तरह के समर्थन, जिस मांगों को लेकर के आगे बढ़े हैं, उनको माना जा सकता है कि नहीं माना जा सकता? तर्कसंगत तरीके से सोचिए। लेकिन किसानों को गरीब क्यों रखना चाहते हैं भैया? किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत क्यों रखना चाहते हैं? किसका फायदा होने वाला है इससे? किस समाज का फायदा होने वाला है? अगर आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, दुनिया की आर्थिक ताकत बनना चाहते हैं, तो क्या किसानों को आर्थिक रूप से कमजोर बनाए रख करके बन सकते हैं क्या? संभव है ये बात कहीं से वो नहीं है। और ये आप यकीन मानिए, मेरा अपना विश्वास है कि आंदोलनों से सरकारों पे असर पड़ता है। सरकारें इसको स्वीकार करें मुख सामने आकर के, चाहे न स्वीकार करें, असर पड़ता है। सबको इस बात का एहसास है, और इसका एहसास न होता तो अब तक 3 बार की 4 बार की वार्ता न हो पाती। प्रधानमंत्री जी पिछले काले कानून वापस नहीं ले लेते। इसलिए अभी है कि सरकार को अपने इन किसानों के साथ संवेदना के साथ विचार करके इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। जितना जल्दी हो सके आंदोलन खत्म हो। यह आंदोलन जितना बढ़ेगा, मुझे लगता है कि इसकी राजनीतिक कीमत वसूल करेगा। जी।